नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए बड़े चुनावी वादे करने की तैयारी में है। बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो इस बार बदला हुआ भी दिख सकता है। अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी यूपी में संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग कर सकती है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी इसमें रोजगार को लेकर के भी कोई बड़ा वादा कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ महज 4 दिन का समय बचा हुआ है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच पार्टियों ने अपने अपने संकल्प पत्र जनता के सामने पेश करने की कवायद तेज कर दी है। इस क्रम में बीजेपी 6 फरवरी यानी कि कल अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। अब बीजेपी का संकल्प पत्र किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं पर फोकस हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे वादे भी हैं जो कि इस संकल्प पत्र के जरिए हो सकते हैं। दरअसल 2022 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र होगा कैसा, और बीजेपी ने संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति के सदस्यों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा किया और फिर यह जाना कि आखिर जनता किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी से नाराज चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि इस बार आम आदमी की सरकार से अपेक्षाएं आखिर हैं क्या, और उसी आधार पर इस संकल्प पत्र को अब तैयार किया गया है। तो प्रदेश के किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र में कृषि क्षेत्र पर अधिक फोकस होने की संभावना है। इसके अलावा कृषि उत्पादों के निर्यात की दिशा को आगे बढ़ाने को लेकर के भी संकल्प पत्र के जरिए हो सकता है कि कोई ऐलान हो। साथ ही कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के भी इस संकल्प पत्र में बड़ी बातें हो सकती हैं। अब संकल्प पत्र में नए रोजगार के सृजन के अवसर पैदा करने पर भी योगी सरकार का फोकस हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग या पेंशन को लेकर के भी हो सकता है कि कुछ घोषणाएं आपको इसमें देखने को मिलें। अब माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे की काट के तौर पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में मिलेगी और सिंचाई बिल भी माफ किया जाएगा। तो अब संकल्प पत्र के जरिए किस पार्टी को कितना फायदा होगा और संकल्प पत्र से क्या वोटरों को ये पार्टियां कन्विंस कर पाएंगी? संकल्प पत्र के सहारे क्या सत्ता की जो राह है वो आसान होगी, और किस पार्टी के संकल्प पत्र में क्या खास रहेगा और जनता इस पर कितना भरोसा कर रही है, आज इस पर सवाल तो बनता है। जनता पार्टी अपना जुमला पत्र दोबारा लेकर आ रही है। इनके मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, नौकरियां सारी खा गए, महिला कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी वो सारी खा गए, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार है, कोरोना के मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इनके पास योजना नहीं थी। तो कुल मिला के 4 साल 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी देखी। पत्र और 2017 के संकल्प पत्र का क्या हुआ, वो तो सिर्फ जुमला बनकर साबित हो गया। प्रदेश के लोग इस संकल्प पत्र को लेकर बैठे हैं जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। इसमें वादा किया था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। 7 नंबर पेज पर है। क्या हुआ? नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठी मिली, मुकदमा मिला और जेल भेज दिया भाजपा सरकार ने। उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो फिर से सिर्फ और सिर्फ जुमला पत्र साबित होगा, जनता इसको लेकर बैठे हिसाब किताब कर रही है। 2022 के चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा, वो संकल्प पत्र नहीं है। इस संकल्प पत्र ने लोगों को विकल्पहीन बना दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले देती है। 2017 में भी उसने मैनिफेस्टो दिया था, उसको आज तक लागू नहीं कर पाई। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति आती है, इनको जाति के नाम पे राजनीति आती है। ये मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी है और मुद्दों से भटकाती है जनता को। अब जो ये मैनिफेस्टो दे रहे हैं, जनता कैसे मानेगी कि उसको भी ये लागू करेंगे और आगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तुष्टीकरण करने का काम नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी लेके आए, जनता उसको विदा करने जा रही है। किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में लाने में उसका संकल्प पत्र या घोषणा पत्र का बड़ा रोल होता है। जिस 2017 में संकल्प पत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी
कल भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लाएगी। जो चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने लेके बिजली को लेके एक बड़ा घोषणा किया था, तो जो संकल्प पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बिजली को लेके बड़े ऐलान हो सकते हैं। सहयोगी सूरज के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो संकल्प पत्र का मतलब ही यह है कि अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो भाई उस संकल्प को पूरा किया जाए। लेकिन पार्टियां मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र के तौर पर बहुत बातें चुनावों के दौरान कहती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें से पूरा कितना कर पाती है, सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि चुनावी बेला है तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो को जारी कर रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो को जारी करेगी, लेकिन उस मैनिफेस्टो को लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी से आनी शुरू हो गई हैं, इसको लेकर के ही आज सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रंगनाथ मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, आपका स्वागत है। और सीपी राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीपी राय जी, आपका भी स्वागत है। रंगनाथ मिश्रा जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, चूंकि अभी हम लोग सुन रहे थे खासतौर से जो रिएक्शंस हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कहना यह है कि 2017 का जो संकल्प पत्र है उसको एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, और दूसरा यह है कि जनता भी उस संकल्प पत्र को लेकर के बैठी है। हालांकि कल आप लोग अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे, दोनों ही विषयों पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। का संकल्प पत्र देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 12 में संकल्प पत्र ले आई थी उसको कितना पूरा किया, जरा वो भी देख लें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पूरा करने की पूरा प्रयास करती है, 2017 में भी जो संकल्प पत्र ले आया उसमें उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। हो सकता है संख्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन ईमानदारी से संकल्प पत्र को लागू करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पहले के संकल्प पत्र अपना देख लें, समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, किस प्रकार से इन्होंने श्रम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया, लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कराए, लोग सड़कों पर खड़े रहे, लाठियां खाते रहे, लेकिन उनको कोई एम्प्लॉयमेंट रोजगार भत्ता नहीं मिला। उसी प्रकार से इन्होंने कंप्यूटर देने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं किया। तमाम ऐसे इनका संकल्प पत्र 2012 का एक बार अगर वो देखेंगे तो मालूम होगा कि 2012 से लेकर 17 तक इनकी सरकार थी, ये कुछ भी नहीं किए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 में संकल्प पत्र लाया था उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया, और लगभग उसको पूरा भी किया। इनकी तरह बेईमानी नहीं की। जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन में बेईमानी हुई, एक जात विशेष के लोगों को ही एसडीएम और सीओ तमाम जो है दूसरे का हक छीन करके दे दिया गया, क्या ये भूल गए हैं? क्या इस प्रदेश का नौजवान उसको भूल गया है? इनको अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए कि जिस प्रकार उस समय एक नारा चलता था कि सपा सरकार गुंडा बरकरार, ये इस ढंग से काम करते हैं कि सिर्फ गुंडा ही इनके दिखाई पड़ते हैं इनकी सरकार में। शरीफों का जीना मुश्किल हो जाता है, माँ बहनों का चलना। लेकिन रंगनाथ मिश्रा जी, देखिए सवाल इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जो कि आप बार बार 2012 का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर 2017 में आपने इन मुद्दों को उठाया, जनता ने कहा कि हाँ ठीक है, चलिए आप जो बात कह रहे हैं आपकी बातों पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन अब सवाल तो आपसे है ना, क्योंकि 17 से 22 तक अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए हो, तो वही मुद्दा तो विपक्ष उठा रहा है कि आपने उसमें से वादे जो किए थे वो तो आपने पूरे नहीं किए, आपको तो पूरा करना चाहिए था ना, क्योंकि संकल्प पत्र का मतलब ये कि आपने संकल्प लिया इस काम को करने का, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो सवाल तो विपक्ष का उठाना लाजमी है। एक 1.25 लाख सिपाहियों की भर्ती हुई, तमाम टीचरों की भर्ती हुई, जिस प्रकार से आयोग का गठन करके माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन करके भर्ती किया गया अध्यापकों की, जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन में निष्पक्ष रूप से आयोग के चेयरमैन बना करके नौजवानों को अवसर देने का काम किया गया, ये सारी चीजें तो हुई ही हैं। अब संख्या मैं नहीं बता सकता कि आज मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितनी संख्या में इनको भर्ती किया गया, लेकिन तमाम जगहों पर रोजगार दिया गया, तमाम काम किए गए। लेकिन इनकी तरह जल निगम में जिस प्रकार से फर्जी लोगों की नियुक्तियां की गई, जिस प्रकार से इन्होंने लेखपालों के भर्ती किए, बेईमानी कराई गई, वो तो नहीं किया कहीं।
चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। सुधाकर सिंह कश्यप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, चूंकि कल संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया जाना है, आप लोगों का मैनिफेस्टो आ चुका है, लेकिन संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कही जा रही हैं, जनता उनसे कनेक्ट अपने आप को कैसे करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप खूब लगाती हैं। वो कह रहे हैं आपने 12 में पूरा नहीं किया, आप कह रहे हैं इन्होंने 17 में जो कहा वो पूरा नहीं किया। अब जो वादे आप लोग कर रहे हैं उससे जनता कैसे कनेक्ट करे अपने आप को? सुधाकर जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, ये तो जनता पर निर्भर है, कनेक्ट करना ना करना ये तो जनता पर आधारित है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव अभी हमें कह रहे थे, बता रहे थे, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था सुना रहे थे हमारी। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 6 जनवरी में एक घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने कि बिजली बिल हाफ करने की अभी हाल में घोषणा की। उसका क्या हुआ? दूसरा, इन लोगों ने 700 किसान शहीद हुए और उन पे लगे मुकदमे वापस लेने की और उनके परिवारों की मदद करने की इन्होंने घोषणा करी। अब 12-13 में नहीं जाएंगे, हम 14-15 में भी नहीं जाएंगे, हाल की बात करेंगे। और दूसरा, इन्होंने हमारे ही अपने कच्छप समाज की अगर मैं बात करती हूँ तो कच्छप समाज की 17 जातियों को बाबा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में बड़े बड़े अखबारों में, चैनल टीवियों पे छाया रहा कि कच्छप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता है। मुझे आज जानना है कि आप ये बताइए कि आप तो इतनी लंबी व्यथा बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बता रही है, ये हाल की मुझे बताएं कि जो आदेश आपने किया, संकल्प पत्र तो आप पूरा कब करेंगे और कैसा करेंगे, और देश और दुनिया जानता है। लेकिन फिलहाल जानना ये है कि आपके जो आदेश हाल में हुए, वर्ष 2018 में हुए 17 जातियों के लिए, कौन सा आपने उसको फॉलो कर दिया, किस गरीब को आरक्षण दे दिया और किस व्यक्ति को आपने अनुसूचित जाति में जोड़ दिया? मैं दूसरी बात जानना चाहता हूँ आयुष जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, हमारे गरिमान की बात कर रहे हैं, आप खुद पे खुद अपने गरिमान में झांक के देखिए कि आपने किसान का भुगतान नहीं करा। आपने कहा कि हमने जो है 15 दिन में हम भुगतान करेंगे, किसान का गन्ना भुगतान नहीं करा। रहा सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं का, अगर कन्या विद्याधन की योजना की घोषणा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करी थी तो बादस्तूर देने का काम किया था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि लैपटॉप वितरण की बात, लैपटॉप आप बताइए कि आपके बाबा मुख्यमंत्री के माध्यम से जो दिए गए हैं टैबलेट, वो भी हाल में चुनावी जुमले के दौरान वो लोग वापस दे रहे हैं। तो आपको तो खुद पे खुद शर्म आनी चाहिए कि भाई देखिए और पूछ आप जैसे सीनियर नेता, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं लग रही क्या? अब देश और दुनिया जान रही है आयुष जी, ये इनको आने वाले चुनाव में खुद पे खुद पता चल जाएगा। जनता देख रही है कितना बड़ा जनसेना उमड़ रहा है। आज किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आप उसे रोजगार नौजवान मांगने जा रहे हैं तो आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। मौके की बात करो ना। अगर हमारे मैनिफेस्टो में कोई कमी थी तो उस दौरान हमारे को सरकार जनता ने नकारने का काम किया, लेकिन आज तो आपकी बारी है। आपने मैनिफेस्टो को ऐसा काम कर दिया कि जिसके आधार पर आपको सपोर्ट करें। नहीं, बिल्कुल सुधाकर जी, देखिए इसीलिए मैंने सवाल उनसे पूछा, रंगनाथ जी से मैंने यही पूछा कि अगर वो 12 का जिक्र करेंगे तो भाई 17 में वो मैंडेट ले चुके हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो वायदा किया उसमें क्या किया। धन्यवाद आयुष जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर दिया लोगों को, उस समय 420 रुपए का सिलेंडर था। भाई आज आपने कितने का कर दिया वो सिलेंडर? कितने का दे रहे हो आज? 1000 रुपए का गरीब को सिलेंडर मिल रहा है। क्या है इसका मतलब? चलिए सुधाकर जी, आपके जो सवाल है रंगनाथ जी से मैं उसका जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर आशीष दीक्षित जी का मैं रुख करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, आप लोगों ने भी जो तमाम, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका भी संकल्प पत्र है, आप किस तरह से उसको देखा जाए? चूंकि सवाल मेरा आपके साथ भी यही है, चूंकि पार्टियां जो तमाम वायदे हैं चुनावों के दौरान तो करती हैं, लेकिन जनता उसके बीच में कैसे अपने आप को कनेक्ट करे, क्योंकि उसमें से कितने पूरे होते हैं, जमीन पर कितने उतरते हैं, यह हकीकत किसी से छिपी नहीं। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए आयुष जी, प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा के 32 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार का नतीजा है आज उत्तर प्रदेश। किसानों के आय के मामले में सबसे नीचे है, रोजगार के मामले में सबसे नीचे है, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है, स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, कुपोषण के मामले में सबसे ऊपर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर है, बच्चियों के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर है, बच्चियों के खिलाफ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और सबसे ज्यादा देश में स्थिति उत्तर प्रदेश की महिलाओं की खराब है। और लगातार मैंडेट देने का काम किया है। बसपा को भी 2007 में जनता ने फुल
मेजॉरिटी में सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी की 12 में बनवाई, 17 में भारतीय जनता पार्टी की बनाई। इन सभी ने उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। और ये लोग जो भी घोषणा पत्र लाते हैं, संकल्प पत्र लाते हैं, सबके नाम अलग अलग है, मगर इसमें वादे लगभग एक होते हैं और कोई वादा पूरा नहीं किया जाता। इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ही तैयारी से और विजन के साथ में उतरी है। अगर आपने ये सवाल किया कि ये लोग सिर्फ वादे करते हैं, अगर आपने ये सवाल किया कि ये लोग सिर्फ वादे करते हैं, तो याद आपको दिला दूं कि 17 में आप समाजवादी पार्टी के साथ ही अपने एक मैनिफेस्टो के साथ, साझा मैनिफेस्टो के साथ चुनावों के अंदर थे। तब भरोसा था क्या समाजवादी पार्टी पर? हाँ, भरोसा करके गए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस तरीके के जुमले उन्होंने बोले, जिस तरीके के वादे किए, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता की तरफ तो थोड़ा क्रेडिट कम से कम दे दीजिए फिर अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी को कि भाई वो जो वादे करती कम से कम पूरा करेगी वो। देखिए, अब इस समय क्योंकि साथ नहीं है, इसलिए राजनीतिक पॉलिटिकली आरोप लगाने के लिए तो आपने लगा दिया ना। 17 में अगर गए तो 12 का एक मैनिफेस्टो था। आशीष जी, मैंने ये सवाल केवल इसलिए पूछा, केवल सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 12 में जो वादा करके ये आए थे, 17 में जब आप गए इनके साथ चुनाव लड़ने के लिए, तो इसका मतलब आपने भी मोहर लगाई ना कि इन्होंने जो 12 में वायदे किए थे 17 में पूरे कर दिए, तभी आप उनके साथ हैं। आज आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों का कुशासन रहा, समाजवादी पार्टी का कुशासन रहा, बसपा का रहा, भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो एक पार्टी उसमें बीच में ऐसी है जिनके साथ आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं। 17 का गठबंधन किया था, मगर ये लोग जातियों के नाम पे लड़ते हैं, ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं भाई। ये लोग जो है माहौल बनाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास विजन नहीं है। देखिए, जो बिल्कुल फैक्ट मैं कह रहा हूँ, बहुत बेबाकी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन लोगों के पास विजन नहीं है। विजन के साथ एक कांग्रेस पार्टी आई है। हमने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी, हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग युवाओं के लिए जो भर्ती विधान आए हैं, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग उनको नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग किसानों की 40% आप उत्तर प्रदेश में देंगे, लेकिन पंजाब में 40% नहीं देंगे। प्रतिज्ञाओं के साथ आए हैं और इसका जो है जनता में विश्वास लगा 40% कम से कम पंजाब में दे दीजिए, उत्तराखंड में भी दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं हैं, उत्तराखंड में भी हैं, पंजाब में भी हैं, वहां नहीं देंगे। प्रियंका गांधी जी की, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए अन्य दलों को। तो अन्य प्रदेशों में भी कर सकते हैं ना। क्या प्रियंका गांधी जी अगर कहेंगे कि नहीं उत्तराखंड में 50% देना चाहिए, पंजाब में, तो क्या कोई इनकार कर देगा? या वहां क्यों नहीं देना चाहिए? चलिए यही समझा दीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं। वहां क्यों नहीं देना चाहिए? अरे भाई, पूरी लिस्ट जारी कर दी। उत्तराखंड में तो एक ही फेज में चुनाव होना है, आपने तो वहां 40% का फॉर्मूला लागू ही नहीं किया। एक नई शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा पूरे देश में इस तरीके का होगा। तो अभी भी कर देना चाहिए था ना, कम से कम उत्तराखंड में तो कर देते आप, पंजाब में तो कर देते। अभी 5 राज्यों में तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी जा ही रही है ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं की चिंता क्यों है? मैं कह रहा हूं अच्छी पहल है। मैं आपकी पहल पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी पहल है। आपने जो किया उसके लिए साधुवाद है आपको, लेकिन और जगहों पर भी आपको करना चाहिए था। और जब आप नहीं करते हैं तो आप ये मौका देते हैं कि इस पर सवाल खड़ा हो कि भाई आप उत्तराखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अच्छी बात। आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस पे कह चुकी हैं कि पूरे देश में होगा। उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने शुरुआत की है और अन्य दलों को भी ये शुरुआत करनी चाहिए इस तरीके। तो अगले प्रदेशों को फिर अगले 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा ना आशीष जी। अभी कर देते तो बेहतर होता। चलिए सीपी राय जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सब कुछ होगा कांग्रेस पार्टी ही करेगी। अरे तो अब अगला चुनाव तो 5 साल के बाद आएगा ना। अगर उत्तर प्रदेश में आपने कर दिया, यहां की पहल सार्थक होती तो कम से कम 7 और जगह भी कर देते। मेरा सवाल केवल इतना है। सीपी राय जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपसे मैं समझना चाहूंगा, चुनावी मैनिफेस्टो को आप किस तरह से देखते हैं? तमाम पार्टियां हम लोग देखते हैं और हर चुनाव में एक मैनिफेस्टो जारी होता है, कोई संकल्प पत्र, कोई अलग अलग तरह के उसको जो नाम है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन इन मैनिफेस्टो से जनता का कोई कनेक्शन होता है क्या? ये कोई इंपैक्ट डालता है या आपको लगता है, क्योंकि अब तो जनता ने देख लिया है कि कौन क्या वादे कर रहा है, कौन कितने पूरे कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी सीपी राय जी, मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा ठीक। देखिए, घोषणा पत्र जो है इसकी शुरुआत इसलिए, दरअसल लोकतंत्र तो है इसीलिए कि इसमें दल होंगे, वो बारी बारी आएंगे, उनका अपना अलग नजरिया होगा, अलग अलग कारों के बारे में अलग अलग घोषणाएं करेंगे और उसके आधार पर जनता उनका वोट करेगी। जो पहले सरकार में है उसका आकलन करेगी जनता, जो बाद में आना चाहते हैं उनके बारे में जानेगी कि वो क्या करना चाहते हैं। इसी का नाम घोषणा पत्र है।
और राजनीति शास्त्र में ये कहा जाता है कि घोषणा पत्र एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए गीता की तरह है, उतना ही पवित्र होना चाहिए जितनी गीता या कुरान को पवित्र लोग अपने लिए मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो स्थितियां बदली हैं। दो तरह के घोषणा पत्र में चीजें होती हैं, एक वो होती है जो आपको कहना कंपलसरी है, मजबूरी है आपकी, और एक वो होता है जिसको बाद में जुमला कह दिया जाता है और ये कहा जाता है तो जुमले बोले जाते रहते हैं। ये जो जुमले वाला पार्ट है वो बदनाम कर देता है राजनीतिक दलों को भी और घोषणा पत्रों को भी, और उसके ऊपर लोगों की निगाह रहती है क्योंकि जुमले थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा आकर्षक होते हैं और वो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, बड़ा वादा करते हैं। किसी भी दल को मुझे लगता है कि पहली बात तो यहाँ पर शेडो गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र में जहाँ 2 दलीय 3 दलीय या 4 दलीय कोई भी व्यवस्था हो, बेहतर ये हो कि जो सरकार चल रही हो, जो विपक्ष में बैठा हो, वो एक शेडो गवर्नमेंट बनाए जैसे इंग्लैंड इत्यादि में है कि वहां पर प्रधानमंत्री है तो यहाँ नेता विरोधी दल है, वहां पर गृह मंत्री है तो यहाँ पर एक शेडो गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, और वो पर्टिकुलर आदमी उस विभाग को ही फॉलो करे, उस विभाग पर ही निगाह रखे, उसकी सिर्फ आलोचना न करे बल्कि उसकी जगह वैकल्पिक कार्यक्रम भी पेश करे। अगर आलोचना करे कि आपने गलत किया है तो क्या करना चाहिए ये भी बताए। ये सकारात्मक राजनीति होती है जिसका अभाव हम अपने आप देख रहे हैं लंबे अरसे से, काफी दिनों से। अगर वो अभाव नहीं होता तो घोषणा पत्र भी खोखले नहीं होते, क्योंकि जो शेडो गवर्नमेंट होती वो सामने वाली सरकार की कमजोरियों को देखती, विभागवार उनकी स्थितियों का आकलन करती और विभागवार उसी तरह से अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती। इन्होंने ये गलतियां किया है, हम आएंगे तो इस विभाग में ये एक हम करेंगे। और फिर कायदा तो ये कहता है, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकलाज ये है कि आपने जो कहा हो वो जितना अधिकतम संभव हो अब उस 5 साल के आपके वक्त में उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करिए। लेकिन सीपी राय जी देखिए, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन सीपी राय जी आप जो बात कर रहे हैं ना ये तो सारी आइडियलिस्टिक बात है ना, मतलब कि ये आइडियल है, लेकिन आइडियल तो है नहीं आजकल राजनीति में कुछ भी, क्योंकि जो बात सूट करती है वो बात कह दी जाती है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि कनेक्ट होती है क्या जनता या इसका कोई इंपैक्ट होता है क्या सीपी राय जी? देखिए, मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एक अध्यापक रहा हूँ, मैं तो आइडियल बात ही करूंगा। ये होना चाहिए और ये होना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी विरोधी दल का अपने पार्टी के नेताओं में एक शेडो गवर्नमेंट बना लेना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है, इसे करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि आपके बड़े पैमाने पर दर्शक होंगे, उसमें राजनीतिक दल भी होंगे, 2 राजनीतिक दल के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बात अगर समझ में आएगी तो ये लोग शायद अपनी पार्टी में जाकर के कहेंगे। आप लोग बड़े न्यूज चैनल के एंकर है, रिपोर्टर है, पत्रकार है, संपादक है, आप लोग मेरी बात को शायद चलाएं, कुछ सकारात्मक चर्चा हो, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। नहीं सीपी राय जी आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह था चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो थोड़ा जरा विश्लेषण करिए ना, क्योंकि ये आइडियल चीजें कहने में हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें को करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दिखता नहीं ना। इसलिए मेरा सवाल यह था कि अगर इतने वायदे हो रहे हैं, कोई 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहा है, कोई इतने रोजगार देने की बात कह रहा है, तो पुराने मैनिफेस्टो भी हम लोग देखें तो उसमें भी ऐसी ही बातें हैं, लेकिन पूरे कितने हुए और जो नया वादा आ जाता है जनता उससे कैसे जुड़ेगी? नहीं, मेरे विश्लेषण में तो अपनी आप बात आ गई जब मैंने आइडियलिज्म की बात की और मैंने खुद कहा कुछ जुमले होते हैं, कुछ यथार्थ होते हैं, थोड़े बहुत यथार्थ होते हैं, बाकी जुमले होते हैं, तो अपने आप मेरी समीक्षा तो हो गई। और ये दुर्भाग्य है, इसीलिए जनता का विश्वास लोगों पर से हटता जा रहा है। चुनाव कुएं और खाई के बीच में होने लगा है, तो कभी कुआं चुनना पड़ता है, कभी खाई चुननी पड़ती है, लेकिन जनता का दोनों जगह अपना चूंकि वादा खिलाफी होती है और अगर वचन भंगता है तो अपने आप में उसको हम लोग भ्रष्टाचार मानते हैं। अगर आप वचनबद्ध है नहीं है, वचन भंग कर रहे हैं आप, तो ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, वचन देकर के भंग कर देना। और दुर्भाग्य से आज की राजनीति में यही हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस वक्त बड़ी गहमा गहमी का चुनाव है, इस बार जो भी दल चुनाव के मैदान में आए वो कम से कम घोषणाएं वो करें जो जनता को धरातल पर दे सकें, और कम से कम जनता को मुफ्तखोर न बनाएं। मुफ्तखोर बना करके आप जनता को बेकार करने जा रहे हैं। मुफ्तखोरी की कोई भी घोषणा करना, मुफ्त कोई चीज देने की घोषणा करना, मुझे लगता है ये जनता के एक्सकेचर पर जो लोग टैक्स देते हैं ये उनके हितों पर कुठाराघात है, ये उनके साथ विश्वासघात है। सीपी राजू ठीक है, ये भी एक अलग विषय है, ये भी एक मुझे लगता है डिबेट का पूरा विषय है, इस पर हम लोग किसी दिन और विस्तार से करते हैं चर्चा। ठीक है, गलत है बिल्कुल। रंगनाथ मिश्रा जी मैं चाह रहा हूं जवाब दीजिए, सुधाकर जी ने कुछ सवाल छोड़े हैं आपके लिए। जी हेलो जी रंगनाथ जी जवाब दीजिए। जी फिर से जरा बोलें। रंगनाथ मिश्रा जी, सुधाकर जी ने यह कहा कि आप ये बताइए कि आप लोगों ने जो 17 में वायदे किए उनमें से पूरे कितने किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने कश्यप समाज को लेकर के जो वादा किया उसको लेकर के उनका सवाल था,
गन्ना किसानों को लेकर के आप लोगों ने जो वादा किया कि आप 14 दिन में पेमेंट करेंगे, उसको लेकर के उनका सवाल था। सवाल उन्होंने ये छोड़ा है क्योंकि 17 में आपको मैंडेट गवर्नमेंट को इसीलिए मिला था क्योंकि आपने ये बता दिया था जनता को कि 12 में इन्होंने देखिए ये काम नहीं किया, लेकिन आपने भी 14 दिन का वादा किया अगर गन्ना पेमेंट का, तो आप पूरा तो नहीं कर पाए। नहीं, देखिए आयुष जी, इनके 1,57,000 करोड़ रुपया पिछली गवर्नमेंट का बकाया था, उसको हमें देना पड़ा और उसको पूरा करते हुए हमने वर्तमान पेराई सत्र में भी उसके पेमेंट को सुनिश्चित करने का काम किया। आयुष जी घुमा रहे हैं डिबेट को। साथ ही आयुष जी, हमने जो वादा किया था, जो इनके कुशासन थे उसको ठीक करने का, उसको हमने पूरा किया। ये बिजली की बात जो कश्यप जी कर रहे हैं, ये एक भी पावर हाउस लगाए कभी? ये बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिजली तो दिया नहीं कभी अपने शासन में। आपने कौन सा पावर हाउस लगाया? इतना ही नहीं, आपने कौन सा पावर हाउस रंगनाथ मिश्रा जी, ठीक है, देखिए सुधाकर जी का सवाल अभी भी वही है। एक तो ठीक है, चलिए सुधाकर जी थोड़ा सा धैर्य रखें। सुधाकर जी थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए एक एक करके बोलेंगे तो बात बेहतर होगी, क्योंकि एक दूसरे के बीच में इंटरप्शन से कोई फायदा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा जी, देखिए आपने कहा 17 के अंदर कि हम आएंगे, हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। आपने ये नहीं उसमें कहा था कि हम पुराना पेमेंट करेंगे, आपने कहा कि हम 14 दिन में पूरा पेमेंट करेंगे आपका, आपने वो नहीं किया। और अभी भी देखिए बकाया है गन्ना किसानों का, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल बार बार सुधाकर जी उठा रहे हैं, जो बार बार सवाल वो ये उठा रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने साहब ये नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसके बदले में क्या किया है। जैसे बिजली का मुद्दा आपने उठाया, आपने कौन से बिजली घर लगाए, उसकी एक लिस्ट दीजिए, बताइए आपने कितने बिजली घर लगाए उत्तर प्रदेश के अंदर। जी देखिए, ये बिजली तो कभी टाइम से दिए नहीं, हमेशा जो है बिजली इन्होंने कभी एक पावर हाउस बनाया। वर्तमान सरकार जो है, योगी सरकार ने बिजली लेकर सेंटर से लेकर के और अपने सोर्सों से बिजली आपूर्ति 18 से 22 घंटे तक किया। आज नहीं दे पा रहे हैं किसान और व्यापारी उत्तर नहीं दे पा रही। उत्तर पूछिए, मैं शांत हूँ। आयुष जी, इनसे प्रश्न का उत्तर पूछिए, वही जो आप पूछ रहे हैं। चलिए रंगनाथ मिश्रा जी, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कहाँ लगाया आपने, पावर हाउस कहाँ लगाया, गन्ना भुगतान पावर क्यों नहीं हाउस हो पाया? अगर आपने 14 दिन के लिए कहा तो वो क्यों नहीं हुआ? नहीं, 14 दिन की बातें जो कही गई थी उसे पूरा पिछले ये 4 सालों में अगर आप देखें तो पिछले समय सारी सत्र की पेराई दी जा चुकी है। इनके समय का भी जो बकाया था उसे भी पेमेंट करना पड़ा। पेमेंट करने के बाद बताओ कहाँ दिया गया? आयुष आपसे निवेदन है, 2021 आपसे निवेदन है, वास्तविकता सारे अगर दिए है तो सच्चाई पे होनी चाहिए आज। और आप नहीं, आप बैठे हैं ना सुधाकर जी, आप आराम से काउंटर करिएगा ना। आपको मैंने चर्चा में इसीलिए जोड़ा है, आप बताएंगे ना कि ये क्या गलत बोल रहे हैं, और वो अपना पक्ष तो रखेंगे ना। रंगनाथ मिश्रा जी कंप्लीट करें आप। ईद पर तो बिजली देते थे, लेकिन दीपावली पर नहीं देते थे, लोगों में मतभेद। अब देखिए आप ईद और दीपावली इन सारे विषयों में पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, और बेसिक सवाल, देखिए विपक्ष का काम है, अगर आप कहते हैं कि उनकी नाकामी थी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां पर लगाया। आपको बताना पड़ेगा कि आपने 14 दिन में क्यों नहीं पेमेंट किया, और अभी बकाया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? चाहे वो तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, हर जगह बिजली उपलब्ध करा रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। ये तो कब्रिस्तान बनवाते थे और श्मशान की कोई चिंता ही नहीं। चलिए ठीक है रंगनाथ मिश्रा जी, आप देखिए फिर वही आप उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, आप फिर उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि आज जो मुद्दे हैं उस पर थोड़ा सा रहते हैं, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान जिन्ना इनका जिक्र होता रहेगा। अभी 9 तारीख तक होगा इनका जिक्र, 9 तारीख तक होता रहेगा। ठीक है सुधाकर जी, आम जिस ढंग से उनके साथ दुर्व्यवहार होता था वो किसी छिपा नहीं है, उसे हम लोगों ने ठीक किया। हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन को ठीक किया, सारे लोगों को मोस्ट बैकवर्ड। चलिए सुधाकर जी, चलिए ठीक है। रंगनाथ मिश्रा जी, मुझे लगा थोड़ी सी फैक्चुअल बात को आप करेंगे, ठीक है, लेकिन आप कोई डाटा या कोई फैक्ट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सुधाकर जी, नौजवान जो ठीक है सुधाकर जी, इसलिए इनको क्या हो रही है। तो ये सारे चीजें ये तो कहेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप सुधाकर जी को सुन लीजिए। नहीं ठीक है, विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष भी अगर सवाल फैक्चुअली अगर वो सवाल उठा रहा है, वो आपसे डाटा अगर मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि वो डाटा तो कम से कम आपको लेके आना चाहिए। आप रखते हैं उनके सामने। आप सुधाकर जी को सुनिए। सुधाकर जी, ठीक है सुधाकर जी, सुधाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
और ये इन्होंने दूसरा नारा दिया था कि भय मुक्त समाज देंगे। मैं आज जानना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि दलित समाज के लोगों की ये क्या कमी थी, क्या गलती थी, या कश्यप समाज की 17 जाति के नौजवानों की, बुजुर्गों की क्या गलती थी? अगर बेटी को जिंदा रात में, उसके दिन में रेप होता है, रात में उसको जिंदा जलाया जाता है, यही बेटी पढ़ाओ और पढ़ाने का नारा आपने दिया। अगर आपने जैन चौधरी, अगर आपने जैन चौधरी सरवार की आशीष जी मैं आ रहा हूँ, एक बात कंप्लीट हो जाए। पढ़ाने का काम करेंगे। आपने पीलीभीत में किसानों को आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने रोन दिया, आपको शर्म नहीं आई? मिश्रा जी, आपको शर्म नहीं आई कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और आज तक ऐसे मंत्री को आपने आज तक उस आदमी को बर्खास्त तक नहीं किया गया? आपसे जनता जवाब मांग रही है। आप किस बात के लेके बोल रहे हैं? आपके विधायकों का, आपके विधायकों के पीछे जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाग रही है। आपने देखा नहीं आपके विधायकों के साथ कितना बढ़िया व्यवहार जनता कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ठीक है सुधाकर जी, ठीक है सुधाकर जी, मुझे लग रहा है कि अब तो समय भी आ गया भाई, अब तो समय भी आ गया है। अब तो मात्र 5 दिन का समय भी और हमारे पास है। फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। मुझे लग रहा है अब तो जनता ने अपना मन बना ही लिया होगा। आशीष जी 32 साल का सूखा देखिए, आप समझ पाए अभी तक, क्या उसको आइडेंटिफाई कर पाए उन चीजों को कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता का भरोसा कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये लोग जाति की राजनीति या इन सारे विषयों की राजनीति करते हैं, हम उससे थोड़ा अलग हैं, लेकिन सच्चाई उत्तर प्रदेश की यही है। क्या उस नब्ज को पकड़ पाए हैं आप लोग कि 32 साल का सूखा समाप्त होगा? डॉक्टर आशीष दीक्षित जी। आयुष जी, निश्चित ही समाप्त होगा। देखिए, इस डिबेट में ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट को धर्म के मोड पे ले जाना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी इसको जातियों पे ले जाना चाह रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि ये डिबेट जिस मुद्दे पे आपने की है उस मुद्दे पे रहे, इस मुद्दे पे रहे। 32 साल से लगातार जो है इन लोगों ने लूटने का काम किया है। इन लोगों का कोई भी घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं कर पाते हैं। जातियों के नाम ठीक है सुधाकर जी, हो जाता है सुधाकर जी, हो जाता है, नाम हो सकता है उनके दिमाग से स्किप हो गया हो। और जनता ने मन बना लिया है। आदरणीय प्रियंका गांधी लगातार कह रही है कि ये मुद्दों पे हो चुनाव, मुद्दों पे हो और जनता भी। आशीष जी देखिए, मैं फिर आपको यही बात कहूंगा, देखिए आप जो मुद्दे उठा रहे हैं या जो बात आप कह रहे हैं वो चीजें बहुत अच्छी हैं, बेहतर है कि उसी पर राजनीति हो, लेकिन सवाल ये है ना कि 32 साल में कुछ चीजें तो आप लोगों ने रेक्टिफाई की होंगी ना कि देखिए इन विषयों पर हमको काम करने की जरूरत है। जाति की सच्चाई को उत्तर प्रदेश से तो आप नकार सकते नहीं है। फिर आप अगर ये देख रहे हैं कि कोई पोलराइजेशन कर रहा है या कोई जातियों के नाम पर वोट की अगर अपील कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उन सबके बीच में अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेगी? ये तो जरूरी है ना, किस तरीके से इसको तोड़ेंगे? जनता समझ चुकी है। हम लोग अपना विचारधारा है हमारी, और हम एक विजनरी जो प्लान लेके उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार प्रियंका गांधी जी मुखर होकर जो है हर मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है। 18,777 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने जेल में घुसने का काम किया कांग्रेस पार्टी के, जो कि उन्होंने इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं आ रहे हैं अखिलेश, क्यों नहीं आए? हाथरस में क्यों नहीं आए? उन्नाव में क्यों नहीं आए? लखीमपुर में क्यों नहीं आए? आप कैसे आ रहे हैं? कोई अखिलेश नहीं आ रहे हैं, कोई योगी बाबा नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और जनता मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। आज का युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, महिलाएं चाहती हैं उनको सुरक्षा मिले, किसान चाहता है कि उसकी आय थोड़ी सी बढ़े, उसको जो है साथी से वो जो है खेती कर पाए, उसके बच्चे जो है खेती छोड़ के, गांव छोड़ के दूसरे प्रदेशों में ना भाग जाए। इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया है और जो है कमजोर करने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, चौथे पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पे था। इन लोगों के नोचने का नतीजा है आज 24वें 25वें स्थान पे। हम लोग मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का समर्थन, प्यार, मोहब्बत मिल रही है और हम लोग उत्तर प्रदेश में एक अच्छा विकल्प बनकर तैयार हो रहे हैं और जनता का समर्थन भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। आशीष जी, अब हम लोग इंतजार करते हैं 9 तारीख तक का इंतजार तो हम सबको करना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन बात जो यहाँ पर कही जा रही है, जो बातें आप लोग कह रहे हो उसमें जनता का जो भरोसा है वो किस पार्टी के ऊपर है। सीपी राय जी, चूंकि यहाँ जो बातें हो रही हैं, देखिए अलग अलग तरह से लोगों को अपनी अपनी पार्टी को, चूंकि उनका पक्ष रखना है, इसलिए उस पार्टी का पक्ष वो रख रहे हैं,
लेकिन क्या जनता आपको लग रहा है कि इतनी अवेयर है, या वाकई में जो मुद्दे यहाँ पर अभी उठ रहे थे, जैसे कोई जाति का मुद्दा उठ रहा है या फिर कहीं उसको धर्म के नाम पर कुछ चीजों को मोल्ड करने की कोशिश, क्या ये मैनिफेस्टो आपको लगता है कुछ काम करते हैं, या फिर ये तो हम देखें कि एक साइड में चूंकि एक परंपरा है कि आपने बस जारी कर दिया, लेकिन वोटिंग तो उसी पैटर्न पर होती है, या फिर जो जाति की सच्चाइयां हैं या जो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मैकेनिज्म डेवलप किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिर्फ उसी पर वोट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा उसको लेकर के कोई गंभीर नजर आता नहीं। देखिए दरअसल राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता भी ये नहीं चाहते कि मुद्दों पर और मैनिफेस्टो पर बात हो, उसमें सब फंसते हैं। जात की राजनीति जिसको सूट करती है वो जात की राजनीति कर रहा है, जिसको धर्म की राजनीति सूट करती है वो धर्म की राजनीति कर रहा है। विचारों की राजनीति करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो कहीं किनारे और हाशिए पर पड़े हुए हैं। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का और देश का। इस चुनाव में भी देख रहे हैं कि जातिगत गोलबंदी की जा रही है। आप देख लीजिए, जो भी लोग टिकट बांट रहे हैं वो वही ढूंढ रहे हैं कि किस जात का कहां वर्चस्व है, या किसी एक ने टिकट दे दिया तो दूसरे नंबर की किस जात का वहां वर्चस्व है। सारी पार्टी वहां पर टिकट उसी हिसाब से बांट रही है, या धार्मिक आधार पर को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आपने एक सवाल पूछा कि हमने कौन सा बिजली का कारखाना लगाया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप अगर दूसरा सवाल दूसरे साथी से पूछ ले कि अगर आप बिजली फ्री में देंगे तो लाएंगे कहां से, उत्तर प्रदेश की बजट पे इतना खजाने में पैसा कहां है, और अगर वो पैसा फ्री में लेने में खर्च कर देंगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो मुफ्त में तमाम चीजें बांट रही है, वो चाहे रुपए बांट रही हो गरीबों को, किसानों को, और जगह जगह या सिलेंडर बांट रही हो, वो बांटने का परिणाम है कि कोरोना में इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग मर गए जिनकी संख्या 40 से 50 लाख है, और उनकी मदद नहीं हो पाई। करोड़ों मजदूर सड़क पर निकल आए, उनकी मदद नहीं हो पाई। और इतनी मौतों के बाद भी आज भी उस दिशा में कोई बड़ा अस्पताल, बड़ा काम करने की कोशिश नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी मुझे नहीं मालूम कि कोई बड़े अस्पताल इसलिए बनाए गए हो कि अब कोई कोरोना जैसी लहर अगर आएगी, हम एक भी आदमी मरने नहीं देंगे किसी हालत में। उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वायरस के ऊपर रिसर्च पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। दूसरे दलों की वही स्थिति है, वो भी जातिगत जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेना चाहते हैं, और सरकार बना करके घोषणा पत्र भूल जाना चाहते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, अभी आप यहां जिन दलों के लोग भी बैठे हैं, इनसे पिछले चुनाव के 2017 के चुनाव के घोषणा पत्र के पहले 2 पन्ने पूछ लीजिए कि पहली 10-12 माह की आपकी घोषणाएं क्या क्या थी। इन्हीं को याद नहीं होगा, तो जब प्रवक्ताओं को याद नहीं कि उनकी घोषणाएं क्या थी, तो जनता को कहां याद रहेगी। उचित तो यही होता कि इन बातों पर चर्चा होती, घोषणा पत्र चुनाव होने के पहले ही शुरुआत में जारी हो जाता, और लोग, उनके कार्यकर्ता उन घोषणा पत्रों को ले लेकर के बांटने जाते। ये नहीं बताते कि कब्रिस्तान में क्या हो रहा है, शमशान में क्या हो रहा है, और ये नहीं बताते कि भारत का चुनाव पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में भारत का चुनाव हमने आज तक नहीं सुना। हम भी जागरूक लोग हैं, हमने नहीं सुना कि पाकिस्तान के चुनाव में कभी पाकिस्तान की किसी पार्टी और नेता ने कहा हो कि हिंदुस्तान में लोग खुश हो रहे हैं, फल्ला जीतेगा तो हिंदुस्तान खुश होगा। वहां तो नहीं हुआ। भारत में पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों? जो पिद्दी है ना, पिद्दी का शोरबा, हमारी फौज की एक ब्रिगेड भी अगर एक तरफ करवट ले ले तो पाकिस्तान खत्म हो जाए, और खत्म करके हम दिखा चुके हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, इतना निम्न स्तर पर गिरा दिया है राजनीतिक नेताओं ने। जब राजनीतिक नेताओं के पास सपने नहीं होंगे, सिद्धांत नहीं होंगे, और संकल्प नहीं होगा, और वैचारिक आधार नहीं होगा, तो इसी तरह की बातें होगी और इसी तरह का विचलन होगा। इसी तरह लोकतंत्र बर्बाद होगा, इसी तरह प्रदेश भी बर्बाद होगा। एक जवाब किसी के पास नहीं है कि आपने जो वादा किया था उसमें क्या क्या किया, चंद चीजों को छोड़ करके। वो वादे पर अगर बात होती तो मुझे लगता है कि डिबेट सार्थक होती। और मुझे आश्चर्य है इन साथी लोगों को इस तैयारी के साथ रहना चाहिए कि किन सवालों पर आज बात हो सकती है, उतनी तैयारी करके आना चाहिए। जो मेरे कांग्रेस के साथी हैं, इनको भी मुझे लगता है कि कुछ कम से कम इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि आप कांग्रेस चुनौतियां क्या है। खाली ये कह देने से कि हम सिद्धांत पर बात कर लियो, जनता जाग गई है, उचित नहीं है। चलिए, मैं रंगनाथ मिश्रा जी से शुरू करता हूं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, ठीक है, और जमीन की सच्चाई को स्वीकार करके अपनी चुनौतियों के बारे में बात ठीक है। रंगनाथ मिश्रा जी पहले जवाब दें। रंगनाथ मिश्रा जी, सवाल अभी भी देखिए, जो चर्चा की जिस सवाल के साथ शुरुआत हुई थी वो सवाल अभी भी बरकरार है। भरोसा कैसे होगा, क्योंकि पुराने वायदों को अगर आप देखें, आप खुद ही मान रहे हैं कि 100% तो आपने पूरा किया नहीं। आयुष जी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि चूंकि सूची यही करता है, अपनी अपनी जात, अब रंगनाथ मिश्रा जी से इसका जवाब लेता हूं मैं पहले। वही सूट करते हैं, और चूंकि जनता के बीच में ये घोषणा पत्रों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, सीपी राय, वो जारी करना एक मजबूरी इसलिए जारी करते हैं, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट। रंगनाथ मिश्रा जी से मैं जवाब लेता हूं पहले, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा जी, अभी
राय साहब ने कहा कि कोरोना की महामारी पे कुछ नहीं किया सरकार ने, मैं इनको कहना चाहता हूं कि इतने व्यापक स्तर पर जिस प्रकार से इतने बड़े प्रदेश की जनता को वैक्सीन मुहैया करा करके टीकाकरण करा दिया गया, दूसरी सरकार होती तो पता नहीं क्या स्थिति होती। इस महामारी में जो ये तीसरा राउंड चल रहा है, आपने देखा कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया वैज्ञानिकों को और उसको ला करके लगवाने का काम किया, ये दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ। मतलब 50 लाख लोग मर गए, अब वैक्सीन की बात हो रही है। योगी जी ने धन्यवाद दे दिया मोदी जी को उसका। राय साहब सुन, हजारों करोड़ रुपए के होर्डिंग लगवा के सुन लीजिए। इतना ही नहीं, दूसरी बात जो कही जा रही है कि इसकी तैयारी के लिए कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा जिस प्रकार से लोग मरते थे गोरखपुर तराई एरिया में, कोई नहीं रोक पाया था, रोकने का काम अगर नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, योगी की सरकार ने किया। सरकार से ये बताइए प्रदेश के अंदर जोड़ने की घोषणा करी थी तो क्यों करी थी, जुड़े क्यों नहीं? जो तुम्हारा जो भारतीय जनता पार्टी का वेश कोष माना जाता था, उस वेश कोष को गुमराह क्यों करा? 17 जातियों को जुमला क्यों दिया? चलिए ठीक है, कोरोना तो चलिए किसी के घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन रंगनाथ मिश्रा जी घोषणा पत्र पर ही आते हैं ना कि आपने कहा कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे, उसमें आप तो ऑफिशियली कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन 4.5 लाख का वादा नहीं था आपका। आपने जो वादा किया उसके आसपास भी नहीं पहुंचे आप। दूसरे आपने कहा कि 15 दिन में पेमेंट करेंगे, आप कह रहे हैं कि नो, ये जो पीछे छोड़ के गए थे वो हम पेमेंट कर रहे हैं, अभी भी बकाया है, उस पर आप काम नहीं कर पाए। जनता तो जवाब दे रही है। यही मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो किसानों को जो 1,57,000 करोड़ पिछली सरकार का बकाया दिया गया, वो भी तो किसानों का ही पेमेंट किया गया। अरे भाई, अगर उसका उत्तर दीजिए तो आपके अखबारों में, टीवी चैनलों पर मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित क्या है? जुटा कर भाई आपके मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जो घोषणा करी है उसका जवाब दीजिए। हम उनका बकाया नहीं रोकेंगे, हम किसानों का बकाया भुगतान। रंगनाथ जी देखिए, सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाएगा आकर के कि आप पुराना अगर पूरा नहीं कर पाए वादा, तो नए घोषणा पत्र पर जनता भरोसा कैसे करेगी? कुछ नए वादे और लेकर आ जाएंगे। ऐसे तो कुछ भी कहिए, ऐसे तो कहिए कि हम किसी को कुछ भी कर देंगे, हम किसी के लिए ला करके चांद सितारे भी उसके घर में ला करके हम रख देंगे। भरोसा नहीं होता ना, इसीलिए मैंने सवाल ही यही पूछा था आप लोगों से कि भरोसा कैसे करेगी जनता, कैसे आप लोगों से कनेक्ट करेगी जब आप लोगों ने अपने पुराने वायदे नहीं पूरे किए। सुधाकर सिंह कश्यप जी, देखिए सीपी जी ने एक सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ा था। एक तो 300 यूनिट आपने कहा कि आप फ्री देंगे, वो 300 यूनिट कहां से लाएंगे अगर बिजली का कारखाना ही नहीं लगा प्रदेश के अंदर? और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर कर देंगे, सुधाकर जी आप लोगों ने भी 12 से 17 तक चलाई ना सरकार, 2 साल का पेमेंट कैसे रुका रहा? आयुष जी उसका जवाब जनता एक सेकंड, ठीक है, अब हाँ सुधाकर जी को बोलने दीजिए। जवाब हमें दिया जनता ने और उसका सुधार हम लोगों ने किया है। अगर सीपी सिंह जी की बात मैं करूं, ये बड़े भाई हैं, इनका सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव वो चीज है कि जो कहते हैं वो करने में क्षमता रखते हैं और करके दिखाएंगे। चाहे लैपटॉप वितरण की बात रही हो, चाहे कन्या विद्याधन की बात रही हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात रही हो, हर चीज देने का काम अखिलेश यादव जी ने करा। इनके 4 साल में एम्बुलेंस जो दी गई थी वेतन तक का नहीं दिया गया। बेरोजगारी भत्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम बदलने का काम है, नाम बदलना और अपना सिंबल लगा देना। 100 नंबर डायल का इन्होंने नाम बदला या नहीं बदला है? इसकी पूछो इनसे भारतीय जनता पार्टी से कि आपने 100 डायल का नाम क्यों बदला, उसके लिए क्या सुविधा दी, उसको आगे कितना बढ़ाया? कोई जवाब नहीं है। इन्होंने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का कहा, बताइए किसको रोजगार मिला? और जो हमारे बड़े भाई आदरणीय मिश्रा जी बड़े अच्छे अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं, कोरोना काल में कोरोना के नाम पे देश के गरीब ने चंदा दिया, देश के साहूकार ने चंदा दिया, देश के रोजीपतियों ने चंदा दिया, देश के उद्योगपतियों ने दिया। लेकिन मुझे आप बताइए कि आपने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगाया और किस आदमी को वेंटिलेटर दिया? हर सरकारी अस्पताल पर किसी एक को बताइए ना। मानवता अगर जिंदी है, मानवता अगर जिंदी है तो सच्चाई रखिए ना सामने। भगवान से डरिए, तिलक लगा रखा है,
मैं भी पूजा पार्टी आदमी हूँ, बात कर मिश्रा रहे जी, हैं, मैं भी कहीं पूजा सच्चाई पार्टी नहीं आदमी है। हूँ, लेकिन मैं अगर से कहना और भारतीय जनता जानना चाहता हूँ पार्टी सरकार कि नहीं आप होती झूठ कब तक तो इस बोलेंगे कोरोना और काल आपकी में झूठ से लाखों जनता करोड़ों जान लोग चुकी मर है गए होते। कि भारतीय जनता लेकिन पार्टी ये पूर्ण रूप भारतीय से जनता झूठ पार्टी बोलने का सरकार थी, और जुमले देने का आदरणीय काम मोदी कर जी रही है, देश के और इस जुमले का प्रधानमंत्री थे, सबक जिसके आपको वजह आने से वाले 10 वैक्सीनेशन तारीख की के व्यवस्था चुनाव के हुई, पहले चरण में, करोड़ों लोगों पहले को, चरण में सारे आपको ठीक है पता सुधाकर जी, देखिए फिर आपको मैं मुझे देखिए यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 9 तारीख तक यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी सरकार बनेगी। 9 तारीख तक तो यहाँ सबकी सरकार बनेगी। हमको 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 10 तारीख को हम देख लेंगे प्रदेश की जनता ने यहाँ मैंडेट किसके पक्ष में दिया, क्योंकि 9 तारीख तक रंगनाथ मिश्रा जी भी कहेंगे, सुधाकर सिंह कश्यप जी भी कहेंगे, डॉक्टर आशीष दीक्षित जी भी कहेंगे। ठीक है, चलिए, जनपद बता ठीक रहे है, हैं, ठीक है, देख लीजिए ना कश्यप जी, भाषण उठा कश्यप के, जी, ठीक है, जिनको यही चलिए, पता नहीं कि मैं 9 तारीख तक का कहाँ इंतजार कर हूँ, लेते हैं। 9 तारीख तक का इंतजार करते हैं हम लोग। 9 तारीख तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि सबकी सरकार बन रही है। 9 तारीख तक तो सबकी बन रही है। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, ठीक है, कश्यप जी, कश्यप जी, कश्यप जी, कश्यप जी, ठीक है, हो गया, ठीक है, कश्यप जी, कश्यप जी, ठीक है, कश्यप जी, अब तो चुनाव आ गया ना, अब चुनाव आ गया ना। जनता को अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया है तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, चूंकि अब उत्तर प्रदेश में तो 32 साल से आप नहीं हैं, लेकिन चूंकि आप वादे कर रहे हैं तो मुझे कंटेक्स्ट और प्रदेशों का जरूर यहां पर लेना पड़ेगा। आपने कहा कि किसानों की समस्या या महिलाओं की समस्या, राजस्थान के अंदर भी आपने कहा था ना कि 1 से 10 तक गिनती गिनी है, मैं सबका जो कर्ज है वो माफ कर दूंगा। वहां के जो किसान उनका कर्ज अभी तक आप लोग माफ नहीं कर पाए, वो बैंकों के चक्कर में फंसा हुआ है। महिला सुरक्षा जब आप यहां पर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर की स्थिति क्या है, इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के साथ कैसे उत्तर प्रदेश की जनता इस कनेक्ट को बिठाएगी और कैसे भरोसा उसको होगा जहां सरकारें हैं आपकी, वहां पर आपने कोई ऐसी आइडियलिस्टिक चीजें नहीं की हैं। आशीष जी, आयुष जी, हमारी सरकार बनी थी उत्तर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, और 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का काम वहां के मुख्यमंत्रियों ने किया शपथ ग्रहण लेने के बाद। हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। देखिए राजस्थान में नहीं हुआ ना डॉक्टर आशीष जी, इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया। छत्तीसगढ़ में बढ़िया है, राजस्थान में नहीं किया ना आपने। राजस्थान में क्यों फंसा हुआ है? जो काम छत्तीसगढ़ में आप कर सकते हैं वो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान में भी किसानों का जो है कर्जा माफ करने का काम किया है, पंजाब में भी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की देखिए कांग्रेस पार्टी जो करती है, हम लोग हवा तो नहीं करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देंगे। कांग्रेस पार्टी इस तरीके के हवाई बातें नहीं करती है। हमारे पास चलिए आशीष जी, मैं उम्मीद ये करता हूं कि हवाई बातें कोई ना करे और आप लोग जो बातें कह रहे हैं कम से कम जनता उनके ऊपर भरोसा कर ले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि इस बार जब मतदान करने के लिए जाएं तो अपना जो कैंडिडेट है उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अगले 5 साल आपकी नीति और नियत दोनों को यही निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए अपने मत का इस्तेमाल करते समय इस बात को अपने जहन में जरूर रखें। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।